नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संस्कृति का संरक्षण तीर, त्रिशूल और गोला बारूद से नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है कि संस्कृति को निरंतर रचा जाए, उसको समृद्ध बनाने के जतन किए जाएं। लेकिन इसके लिए संस्कृति की रचनात्मक समझदारी का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे चारों ओर फैले उन्मादग्रस्त सांस्कृतिक योद्धाओं में कतई नहीं है। जाहिर है कि वे उस सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे जिसको बचाने का हुंकारा भर रहे हैं। इस छोटी सी चेतावनी के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे आहत आस्थाओं का आतंक रचनात्मक संसार को कैसे आक्रांत कर रहा है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं प्रोफेसर खालिद जावेद, विभूति नारायण राय और सविता सिंह। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में बात कर रहे हैं महान रंगकर्मी पीटर ब्रुक और उनके नाटक महाभारत की। और अंत में होगा ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग स्तंभ ना काहू से बैर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में धर्मांधता और कट्टरता तेजी से बढ़ी है और इसकी बड़ी वजह हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति है। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों पर आस्थाओं के आहत होने का मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है और फिर नफरत और हिंसा की लहर चल पड़ती है। यही नहीं, सत्ता प्रतिष्ठान भी उन तमाम लोगों को निशाना बना रहा है इन्हीं आधारों पर जो उससे असहमत होते हैं। सवाल उठता है कि इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ रहा है और कहीं हमारे लेखक उन सवालों से, उन मुद्दों से कतराने तो नहीं लगे हैं जिनसे भिड़ना, जिनसे जोर आजमाइश करना उनकी जिम्मेदारी है। कहीं वे सेल्फ सेंसरशिप की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। आज की बहस का मुद्दा यही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं तीन वरिष्ठ साहित्यकार। हमारे साथ विभूति नारायण राय हैं, हमारे साथ प्रोफेसर खालिद जावेद हैं और जानी मानी कवयित्री सविता सिंह हैं। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। विभूति जी, सबसे पहला सवाल आपसे है। हम सब देख रहे हैं कि चारों तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर तमाम तरह के खतरे हैं। पत्रकारिता में तो बहुत कुछ हो रहा है। आए दिन निशाना बनाया जा रहा है पत्रकारों को, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी निशाने पर हैं। और हम सब जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज कितनी बड़ी चुनौती बन गई है हम सब के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि लेखक समाज जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो रचना कर्म से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर इस सब को लेकर क्या सोच चल रहा है? क्या वहां भी इसका एक सिहरन जो बोलता है, चिलिंग इफेक्ट जो है, वो वहां महसूस किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जिस तरह की सरकार हमारे देश में है और जिस तरह से कानून कायदों को लागू किया जा रहा है, न्यायपालिका खास तौर से जिस तरह का आचरण कर रही है, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं रचनात्मकता के सामने और अभिव्यक्ति के सामने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मुश्किल वक्त होता है तभी बेहतर लिखा जाता है, और मुश्किल वक्त में एक तरह से आपका इम्तहान भी हो जाता है। आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले मैं तो सिर्फ अपने लेखक संगठन का उदाहरण दे सकता हूँ, प्रगतिशील लेखक संघ से। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े थे जिनके लिए वो कैरियर में मदद करने वाला था इस संगठन से जुड़ना, जिसमें तरह तरह के इनाम इकरामात हासिल करने में सहायक था और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब आप एक प्रजातांत्रिक और क्रांतिकारी प्रजातांत्रिक व्यक्तित्व का चेहरा लगा करके और सरकारों से फ़ायदा उठा सकते थे। ये बड़ा मज़ेदार तथ्य है। सरकारें आमतौर से ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, तो ऐसे तमाम लोग थे। अब ये पिछले 7-8 साल से जो दौर आया है, इसमें ऐसे लोगों की छटनी हो गई। अब वो चले गए हैं, ठीक है, उसके लिए किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को उनके लिए बहुत पश्चाताप नहीं करना चाहिए। वो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे टिके हुए हैं जो इन खतरों के बावजूद लिख रहे हैं और उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। बीच बीच में आप रोज़ देख रहे हैं, कभी कोई सोशल मीडिया वाला जेल चला जा रहा है, कभी किसी अखबार के ऊपर कोई छापा पड़ जा रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। मेरा अपना मानना है कि ये तो चलता ही रहेगा और फिर मैं कहूँगा कि मुश्किल वक्त में ही बेहतर लिखा जाता है
और सोवियत जी रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्रांति के पहले बहुत बड़ी चीज़ें लिखी गई, क्रांति के बाद सब कुछ जो कुछ लिखा गया वो घटिया था और सेकेंड रेटर भी नहीं था। तो ठीक है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आपने शुरू होने के पहले मुक्तिबोध की एक पंक्ति दोहराई थी, तो जी व्यक्ति के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। और इसी से ये स्पष्ट भी हो जाएगा कौन खतरा उठाने में समर्थ है, कौन खतरा उठाने का इच्छुक है, कौन खतरे के साथ साथ वो सारे जोखिम झेलने के लिए तैयार है, जो सरकारें उसके सामने उसके उसके व्यक्तित्व, उसके जीवन, उसकी रचनात्मकता सबके सामने लाएंगी। तो ठीक है, लेकिन ये बात आपकी, इससे मैं सहमत हूँ कि जी इस समय बहुत बड़े खतरे हैं जो भारतीय समाज में एक तरह से अभूतपूर्व हैं। 1947 के बाद इस तरह के खतरे, इमरजेंसी का एक दौर छोड़ दीजिए, तो इस तरह के खतरे कभी आए नहीं थे। अब इमरजेंसी ना होने के बावजूद वो खतरे आ रहे हैं। तो ठीक है, अब हमें इसे देखना चाहिए, इसे झेलना चाहिए और इस इम्तिहान में उतरना चाहिए कि हम में से कितने लोग इन खतरों को उठाते हुए भी लिखेंगे। जी सविता जी जी, अभी विभूति जी ने कहा कि मुश्किलों के दौर में और अच्छा साहित्य रचा जाता है। लेकिन मुश्किल दौर आते हैं तो बहुत सारे साहित्यकार, लेखक दुबक भी जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं कि कौन पंगा ले, कौन सरकार से टकराए। और आस्थाओं और भावनाओं के आहत होने का ये जो मुद्दा है, ये बार बार समाज में उठ रहा है। एक छोटी सी बात का बहाना बनाकर आपको टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में निश्चित रूप से अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना पड़ता है लेखक को। एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि वो प्रक्रिया हमारे समाज में, हमारे लेखक समाज में बढ़ती जा रही है? ये मैं नहीं जानती कि वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमेशा दो तरह के लोग समाज में रहे हैं, चाहे वो खतरे अभी जिस तरह के हैं वैसे थे या नहीं। आप हिंदी साहित्य को उठा के देखिए, दो दो किस्म की धाराएं चलती रही हैं। मेरा तो अपना ये कहना है कि अब चूंकि स्त्रीवादी साहित्य एक तीसरी धारा के रूप में हमारे सामने मौजूद है, तो हम लोग दोनों तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। कि जो लोग हमेशा सत्ता के साथ रहे, यानी कि पितृसत्ता के साथ, हमारे लिए सिर्फ सत्ता वो नहीं है जो अभी है, हमारे लिए सत्ता वो है जो स्त्रियों का दमन करती है अपने समाजों के जरिए, अपने परिवारों के जरिए, अपने नैतिक मूल्यों के जरिए। तो एक तो वो है, उसके खिलाफ हम लोग सब लोग लड़ते रहे हैं और इस समय पे भी लड़ेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि 2002 के आसपास, 3 के आसपास जो मैंने कविताएं लिखी, उसको मैं अगर आज शाया करती हूँ तो वो लगेंगी कि वो कल लिखी गई। जी तो कहने का मतलब ये कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव लेकर के, एक दूरदृष्टि के हिसाब से चलें तो आप साहित्य अच्छा लिखेंगे। लेकिन अगर आपका साहित्य प्रभावित है बिल्कुल ही समकालीन सत्ताओं के जरिए, तो आपका साहित्य कभी भी उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। थोड़े समय जी आप अपने दोस्तों के बीच में जाने माने जाएंगे, लेकिन बड़ा और जो जिसको साहित्य कहते हैं, वो साहित्य तभी लिखा जाता है जब लगातार जो खतरे आपके सामने हैं वो चल रहे होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म। और अभी जो सत्ता है उसको ऐसे इस तरह के क्रिटिसिज्म से उतना घबराना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जो सत्ता क्रिटिसिज्म से घबराती है वो बेसिकली बहुत जल्दी ढहने वाली है। मेरा तो अपना यही मानना है, वो बस कुछ समय के लिए होती है। जो सत्ताएं असल सत्ताएं होती हैं वो बहुत हेजिमोनिक होती हैं, यानी कि वो लंबे समय तक 100 साल, 200, 1000 साल तक चलती हैं। और वैसी वो सत्ता है पितृसत्ता। इस पितृसत्ता को हम लोग जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी हम कह सकते हैं कि हमारे आने से पहले लिखे जा रहे साहित्य में भी वो चीज़ें थी और हमारे बाद भी रहेंगी। चाहे जो अभी कंटेम्प्रेरी जो पावर में लोग हैं उनको चाहे वो जैसा भी लगे, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम लेकिन साहित्यकार हैं सविता जी, आपने पितृसत्ता की बात की। कहा जाता है कि अभी जो लोग सत्ता में हैं, जो पार्टी, जो विचारधारा सत्ता में है, न केवल वो पितृसत्ता की हामी है, बल्कि उसको जोर शोर से लागू भी करना चाहती है। ये तो एक है, लेकिन केवल मामला स्त्रियों का नहीं है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, वहां भी वो दमन चल रहा है। और जो इस तरह के जो जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है, ऐसे मौके पर वो जिस तरह से उभर कर आस्थाओं का प्रश्न उठा रहे हैं, वो दूसरी चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं।
तो तो ये मेरा मामला यही केवल कहना है। स्त्री या स्त्री विमर्श या स्त्री की चुनौतियों का नहीं है, एक पूरा समाज उससे गुजर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो सत्ता अपने सारे नंग नख, दंत सब निकाल दे आपके लिए, यानी कि वो सत्ता सतही सत्ता है, वो घबराई हुई सत्ता है। उसको खुद भी लगता है कि वो बहुत समय तक नहीं चल सकती। जो असल में सत्ताएँ होती हैं, जो बहुत दमनकारी होती हैं, वो ऐसा नहीं करती। मेरी एनालिसिस ये कहती है। इसीलिए अभी जो लोग इसके ताप को महसूस कर रहे हैं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ, और मैं समझती हूँ कि हमारी जो एक छोटी-सी परंपरा है लोकतंत्र की, उस पर ज़्यादा खतरा है। जी, क्योंकि उसमें ये जो अभिव्यक्ति है कि स्वतंत्रता है, वो बहुत हाल में हासिल की हुई स्वतंत्रता है, और वो सबको मिली। स्त्रियों के साथ साथ सभी लोगों को मिली, सारी जनता को मिली, सारे हमारे जो नागरिक हैं उनको मिली। और इसे ये जो खतरा है, ये हमारे लोकतंत्र का खतरा है। इसको मैं यहाँ तक जरूर स्वीकार करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि लोकतंत्र पे जो भी खतरा आता है, वो बहुत समय तक नहीं टिक सकता। क्योंकि जो जी, बुर्जुआ लोकतंत्र है, वो कहीं ज़्यादा हेजिमोनिक सत्ता है। अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो जी, जी, हमें इसके भी आगे सोचना है, इस बुर्जुआ जी, डेमोक्रेसी के आगे। जैसे कोई आज तो यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्त्रियाँ पूरी दुनिया में एक फेमिनिस्ट सोशलिज्म की बात सोच रही हैं, और वो जी, उस सोशलिज्म से अलग है जिसको हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कहते हैं। तो जी। इस मैं पर्सपेक्टिव आपकी से मैं बात समझ रहा हूँ सविता जी, लेकिन आज का जो चुनौती दूसरी तरह की हम देख रहे हैं, दैनंदिन जीवन में लगातार इस तरह के प्रश्न उठा रहे, धर्म के नाम पर गले काटे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी गर्दन उतार देनी चाहिए, उन्हें जीने का हक नहीं है, वगैरह वगैरह। ये दूसरी तरह की चुनौती है। स्त्री के जो स्त्री को लेकर जो चुनौतियां हैं, उन पर हम बात भी करते रहे हैं। वो आपने एक स्थायी हेजेमोनी पावर की भी बात की, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो आज का मुद्दा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे अंकुश लगाने का, वो ज्यादा जटिल है मुझे लगता है, और ज्यादा प्रासंगिक है आज के दिन में। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि जो जिस सत्ता की हम बात कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों के भी खिलाफ है और उर्दू के भी खिलाफ, मतलब उर्दू भी उसको डाइजेस्ट नहीं होती है। तो ये खास तौर पर टारगेट, तो इसका असर उर्दू साहित्य में कैसे दिख रहा है? उर्दू अदब में क्या ज्यादा घबराहट, ज्यादा चिंता है? नहीं, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि असल में उर्दू साहित्य जो शुरू ही से जो उसकी प्रकृति में है, वो ये है कि वो सत्ता के खिलाफ और एक तरह का प्रोटेस्ट उसमें शुरू से है। और एक तो बाहरी सत्ता होती है, और कभी-कभी क्या होता है कि उर्दू समाज, या कहना चाहिए वो जो अल्पसंख्यक समाज है, जिससे मेरा ताल्लुक है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी एक एक दबाव होता है। तो हमारे यहाँ उर्दू में थैंक्स गॉड के बहुत शुरू से अगर आप देखें कि गालिब की पूरी शायरी, एक तो वो शायरी है जो टेक्स्ट है, लेकिन एक वो शायरी है जो कि पूरी एक तरह से, जिसको कि लोगों ने कहा कि भाई ये तो हेरेटिक शायरी है, हेरेती शायरी है। यानी जब गालिब जो है वो आस्था के खिलाफ, अपनी ही कम्युनिटी की आस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। या आगे कहते हैं कि ताअत में ता रहे ना मैं अंग भी की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेके बहिश्त को। यानी वो यहाँ तक कहते हैं कि जो आपका स्वर्ग है, इसको तो आप नर्क में डाल दीजिए। तो यानी ये, और फिर आगे आप चल के देखिए कि मंटो के यहाँ, मंटो वो आदमी है कि जिन्होंने ठंडा गोश्त, काली शलवार, खोल दो जैसी ज़बरदस्त कहानियाँ ही नहीं लिखी, जो कि पूरी तरह से सत्ता के खिलाफ थी। उसके अलावा आपको याद होगा कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा था नेहरू के नाम, और एक ख़त लिखा था उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम, और उसको उन्होंने एक अफ़साने के रूप के अंदर लिखा था, और जिसमें उन्होंने इस पूरी जो बंटवारा था उसको लेके, और जो सत्ता हासिल करने की जो होड़ थी उसको लेके लिखा था। तो उर्दू की शायरी में उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ा जो तरक्की पसंद तहरीक थी हमारे यहाँ, जो उर्दू में जो आई है, तो बहुत बड़े बड़े नाम उर्दू में सबसे पहले आए हैं शायद। यानी जो यहाँ पे कायम हुई है वो अली सज्जाद ज़हीर के ज़रिए यहाँ पे कायम हुई। हमारा प्रगतिवादी आंदोलन जितना है पूरा, जिससे मेरा ताल्लुक भी है, हम सबका ताल्लुक है और होना भी चाहिए,
जो कि लेफ्ट मूवमेंट है, तो उसमें अंगारे जैसी कहानी उस समय छपी, जबकि पूरी की पूरी उस सरकार के खिलाफ और ये कि जो धार्मिक अडम्बर था उसके भी खिलाफ। तो उर्दू साहित्य में तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ चलती आई है। अब जहाँ तक आपके इस प्रश्न के दूसरे टुकड़े का सवाल है, वो ये है कि आज हम कैसे महसूस करते हैं। तो हाँ, एक डर और एक खौफ की स्थिति पैदा हुई है बाज़ लिखने वालों में। लेकिन आर्ट का मामला सर इतना अजीब होता है कि मुश्किल से मुश्किल रास्तों में भी वो अपना रास्ता निकाल लेता है। मतलब वो अपना एक्सप्रेशन के उसके पास बहुत से मोड होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप पानी को कहीं बंद करके रख नहीं सकते, पानी को निकलना ही होता है, दीवारों के बीच में से रिस जाता है पानी। इसी तरह आर्ट और कला का, साहित्य का मामला होता है कि ये भी है कि बहुत सी बातें कहने की जब आज़ादी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा इस हवाले से कि पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटरशिप रही। मतलब 1958 से लेकर मान लीजिए और अभी तक वो एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है। तो उस डिक्टेटरशिप के ज़माने में कहने का तरीका ये निकाला गया कि साहित्य में सिंबोलिज्म का, या कहना चाहिए कि प्रतीकवाद का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। तो अगर आप देखें कि इंतज़ार हुसैन की कहानियाँ हमारे यहाँ आप देखें, या खालिदा हुसैन की कहानियाँ देखें, तो वो सारी कहानियाँ जो हैं वो सीधी सीधी जो हैं वो सत्ता के भी खिलाफ हैं, और वो अपना रास्ता निकाल लेती हैं कि बिना लाउड हुए। चूँकि वो जिस भय की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही हकीकी बात है। जो आपने भय की बात की मैं उसे मानता हूँ, क्योंकि वो अगर भय ना होता तो ये रास्ता नहीं निकलता। तो लिटरेचर का मामला ये भी होता है सर कि वो कभी कभी, जैसा कि मैं बहुत ही मुतफ़िक़ हूँ अभी जो कहा विभूति नारायण जी ने, कि वो बुरे से बुरे हालात के अंदर लड़ने का भी एक रास्ता है और एक रास्ता अपने अपने नैरेटिव को एनरिच करने का भी है। आज जो हालात हैं जिस तरह के, मुझे लगता है कि हाँ, एक तरह का डर बैठा हुआ है। और उर्दू के खिलाफ तो मैं ये कहूँगा कि ये तो बिल्कुल एक इतनी बड़ी गलतफहमी है कि उर्दू तो ज़बान की मिट्टी में ही गंगा जमनी तहजीब मौजूद है। उर्दू के तो सबसे बड़ा राइटर जो उर्दू का है, हम आज भी मानते हैं, तो वो तो प्रेमचंद है। आप वो उसको हिंदी का भी मानते हैं, यहाँ भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि वो हम उसको उर्दू के अंदर अपनी जो अफसाने हैं हमारे, उसका हम बाबा आदम मानते हैं। और उसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी को हम कैसे भूल सकते हैं, हम कृष्ण चंद्र को कैसे भूल सकते हैं, हम फिराक गोरखपुरी को जी हम भूल नहीं सकते। तो उर्दू नहीं ज़बान प्रोफेसर को खालिद, ये दूसरी आज बहस है। लेकिन मैं लेकिन बार हम बार ये कह भी रहा हूँ जानते हैं उर्दू कि का एक इस तरह का माहौल तवज्जो बना दिया गया है का कोई जिसमें उर्दू ताल्लुक जो है अरबी वो ज़बान से मुसलमानों की भाषा है और मुसलमानों की भाषा है, इसलिए उसको खत्म कर देना चाहिए। एक 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 विचारधारा, एक नैरेटिव ये लगातार हमारे समाज में चलता रहा है, इसलिए मैंने उसका संदर्भ दिया। जी जी। जी लेकिन वो है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और मेरा ख्याल है कि इसको साफ करना चाहिए। और एक जो भी जेन्युइन लेखक होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो राइटर्स की एक अपनी बिरादरी होती है, और वो बिरादरी किसी भी भाषा से, किसी भी देश काल से परे होती है। तो राइटर एक तरह से यूनिवर्सल होता है, तो भाषा की जंजीरें उसे रोक नहीं सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि उर्दू के राइटर अकेले कुछ नहीं सकते। ये इस बहस को भय का जो ये पूरा का पूरा एक समय है, इसमें वो इसको नहीं गुजार सकते जब तक के और ज़बानों के राइटर, हिंदी के, मलयालम के, मराठी के, तमिल के, बंगला के, इसमें शामिल ना होके और एक आवाज़ उठाएं कि उर्दू बेसिकली मुसलमानों की ज़बान नहीं है। मुसलमानों की सबसे बड़ी बात यह कि धार्मिक ज़बान नहीं है, वो मुसलमानों के एक्सप्रेशन की ज़बान हो सकती है, कल्चरल फिनोमिना है वो एक। और वो जी एक आर्टिस्टिक वो अपना इज़हार करने के लिए ज़बान है, लेकिन वो अरबिक भाषा नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल। मैं जो लिखता हूँ और मैं तो यही जानता हूँ कि अच्छी उर्दू वो होती है जिसमें अरबी का लफ्ज़ भी ना आ पाए, और हम इतनी कोशिश जी करते हैं, सिर्फ वही लफ्ज़ आ पाते हैं जिनको कि उर्दू डिक्शनरी ने ले लिया है। तो इसका मतलब किसी नहीं, धर्म ये से एक ताल्लुक दूसरा बिल्कुल मुद्दा है नहीं है। प्रोफेसर तो खालिद, ये इसके दूसरा खिलाफ मुद्दा आवाज़ है। क्या उर्दू का सवाल एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन विभूति जी, माफ कीजिएगा विभूति जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसा क्यों है कि अगर सारे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, मुश्किल समय में वैसी चीजें लिखी जा रही हैं, तो वो उस तरह का कोई 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 कविता, कोई कहानी, कोई ऐसी क्यों नहीं हमारे सामने आई है जिससे सत्ता को दिक्कत हो रही हो, उसने किसी उसके खिलाफ कार्रवाई की हो। कोई फिल्म बनती है, उसको लेकर कार्रवाई हो जाती है, कोई फैक्ट चेक होता है,
कोई वीडियो आता है और उसको लेकर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा क्यों नहीं गया, या लिखा या सामने नहीं आया, उसको लेकर इस तरह से हलचल क्यों नहीं मची अभी तक? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये सिर्फ आज के समय के लिए नहीं, ये आप 100 साल का इतिहास ले लीजिए खड़ी बोली का, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों भी हैं। मुझे नहीं लगता कि सत्ता को कभी हमारी कहानी कविताओं से कोई बहुत परेशानी हुई हो। खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो इसकी तारीफ बिल्कुल। करेंगे कि मंटो पर जो मुकदमा भी चला वो अश्लीलता का चला। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी कहानी कविता को लेकर के हमारा जो सत्ताधारी वर्ग है वो बहुत परेशान होता है, और शायद कारण ये है कि वो पढ़ने की परंपरा ही नहीं है हमारे सत्ताधारियों में। अब ये सिर्फ यही जो अभी सरकार है भाजपा की, नहीं कांग्रेस की सरकारें भी थी, हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता स्वतंत्रता संग्राम के उससे आए थे और वो पढ़ते थे। जैसे बिहार में श्री कृष्ण बाबू का तो मशहूर था कि पटना से दिल्ली आते थे तो रास्ते में लखनऊ में अब उनका जहाज रीफ्यूलिंग के लिए रुकता था और राम अडवाणी अपनी पुरानी स्टूडी बेकर गाड़ी में किताबें भर के ले जाते थे और वो सेलेक्ट करते थे। जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ तक कि गोविंद वल्लभ पंत और कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद जी, इन सबको आप पढ़ते लिखते देख सकते। लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कांग्रेस में या बीजेपी में, तो खैर शायद आप उसकी आशा भी नहीं करते थे। तो ये जो आपका सवाल है ये बड़ा हम लोगों के लिए एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन का भी सवाल है कि हमारा लिखा हुआ कभी बेचैनी नहीं पैदा कर पा रहा। मतलब यहाँ कितने बड़े बड़े देखिए पार्टीशन हुआ, 1984 में सिखों के दंगे हुए, 92 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, गुजरात के दंगे हुए। इसमें पत्रकारिता का जो लेखन था उस पर तो सरकार ने कई बार नोटिस लिया, लेकिन किसी कहानी कविता पर कोई नोटिस लिया हो मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी किसी कहानीकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो, किसी कवि को कहा गया हो कि तुम्हारी कविताएं आग बरसा रही हैं और ये विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तो ये है नहीं। अब ये फिर लंबी बहस और पूरे हिंदी समाज, हिंदी पट्टी के चरित्र की बात आ जाएगी, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज के उससे जुड़ा हुआ देखिए एक चीज़ जो बड़ी जो तकलीफ देह है वो ये है कि मैं बचपन में, मुझे याद है कि हम लोग गड़बड़ रामायण खेला करते थे और गड़बड़ रामायण के इतने संस्करण होते थे, हर आदमी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता था, है ना, हनुमान जी को लेके, सीता जी को लेके। आज जैसे काली का चरित्र निभाने वाला जो कलाकार है वो बाहर बैठ के बीड़ी पी रहा, तो इससे हिंदू समाज आहत हो गया, जबकि वो हनुमान जी और रावण और राम ये सब, ये तो आखिर वो भी तो हाड़ मास के पुतले ही थे जो मंचों पे खेलते थे रामलीलाओं में या नाटकों में, और वो बाहर निकल के उसी तरह की हरकत करते थे। लेकिन विभूति जी, इसी ने एक रेखा खींच दी लेखकों के सामने कि ये भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये वास्तविकता भी अगर आप अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में डालते हैं तो ये भी अब अस्वीकार हो गया है। पहले आप इनका जिक्र आसानी से कर सकते थे, कोई भी शख्स के हाथ में लग जाए, बेशक न पढ़ते हो, लेकिन कल को अगर विभूति जी ने कुछ ऐसा लिखा और उनके हाथ पड़ गया, अब जैसे राजेंद्र यादव जी को तो टारगेट कर ही लिया गया था हनुमान जी के नाम पर, उनको तो उस समय निशाना बनाया ही गया था। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन सविता जी, एक दूसरा सवाल है इससे जुड़ा, जो अभी विभूति जी ने कहा कि ये सत्ताधारी लोग चूंकि पढ़ने लिखने से इनका कोई संबंध है नहीं, कि इसलिए आप कुछ भी लिखते रहिए, चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो लिखते हैं उनका पढ़ने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, और इस असर नहीं हो रहा है इसलिए सत्ताधारियों को भी असर नहीं पड़ रहा है? निश्चित तौर पर, जैसे अभी विभूति जी ने कहा, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि कोई एक्टर है जो काली का रोल कर रहा है या हनुमान का रोल कर रहा है और वो जाके बाहर बीड़ी पीता है, तो उसके साथ आप बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, ये एक बड़ी मूर्खता की बात है ना। तो आप समझ लीजिए कि इसी से आप समझ लीजिए कि वो तबका कैसा है जो साहित्य की गहराई, साहित्य की जो भूमिका है समाज को बनाने में, ये जो पॉलिटिशियन से, इनके बनाने से समाज बना है क्या? हमारा समाज साहित्य से ही बना है। लोग इसको पढ़ करके आगे बढ़े। इसलिए दो तरह के पाठक हैं, जैसे हम लोग दो तरह के लेखकों के बारे में बात कर रहे थे, दो तरह के पाठक भी हैं। एक जो अपने आत्मविकास के लिए साहित्य को पढ़ते हैं और साहित्य लिखते हैं, जिसकी ज़रूरत हर सभ्यता को होती है। ये जो अभी सत्ता है, अगर ये मान के चलें
कि इनको विकास की जरूरत नहीं है, तो ये उसी तरह की बात हो जाएगी कि काली को आप एक एक्टर के साथ में एकाकार करके देखते हैं। दिस इज अ कंप्लीट इल्यूजन आई वुड से, है ना। तो आपको मैं एक दूसरी बात बताती हूँ कि सत्ताएं किस तरह से लेखकों से भी घबराती हैं। ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला बुकर, दुनिया भर ने उनको सलाम भेजा, अपनी भावनाएं भेजी, है ना, बधाइयाँ भेजी। सत्ता की तरफ से कोई चीज नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नहीं पढ़ा? नहीं, उन्होंने उपेक्षा कर दी। नहीं, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा और इस बिड़नी के खोते में हाथ डालना नहीं चाहते थे। उनको मालूम है कि जब जो ऑपोजिशन पढ़े लिखे लोगों की तरफ से आएगा, जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो बहुत भयानक होगा। तब तो उनकी सचमुच की परीक्षा होने लग जाएगी। अभी वो हाथ डाल रहे हैं उन लोगों पर जो लोग पत्रकारिता में, जैसे आपने कहा, क्योंकि रोज रोज का उनके साथ का है। हम लोग उनको मिलेंगे भी नहीं, हम लोग उनके गेट तक नहीं जाएंगे। उनको आना पड़ेगा। अगर उनको कुछ चाहिए, कोई समझ चाहिए अपने को विकसित करने के लिए, उनको आना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम जो लिखते हैं उसका असर नहीं है। हम जो लिखते हैं उसका असर वहाँ है जहाँ पर सचमुच समाज बन रहा है, विकसित हो रहा है। आपको मालूम है आज कितनी स्त्रियां लिख रही हैं, कितने दलित लिख रहे हैं, कितने आदिवासी लिख रहे हैं। ये इनकी पॉलिसीज की वजह से थोड़ी ऐसा हुआ है कि ये कॉन्शियस हो गए और ये लिखने लगे। ये जो साहित्य रचा जा रहा है इसकी वजह से ही हुआ है। और खालिद साहब की बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आर्ट पॉलिटिक्स नहीं है। जिस तरह के पॉलिटिक्स को हम जानते हैं, आर्ट की अपनी पॉलिटिक्स है और वो ज़्यादा जटिल पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। वो वैल्यूज़ को बदल देती है, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं करती, बहुत समय के लिए वैल्यूज़ को चेंज कर देती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अभी जितना ज़्यादा लोग इस तरह की मूर्खाना और बदतमीज़ और अनपढ़ किस्म के हरकतें जो हो रही हैं, जिनके फ्रिंज एलिमेंट्स कर रहे हैं और ये करवा भी रहे हैं, तो इससे आप पता लगाइए कि इनकी गहराई क्या है अपनी। मैं हमेशा से कहती रही हूँ, कई जगह और भी मैंने कहा है, लिखा भी है कि ऐसी सत्ताएं जो फांसीवादी प्रवृत्ति की होती हैं, ये सत्ताएं बहुत समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि जीवन फांसीवाद से चलता ही नहीं है, सिर्फ मृत्यु चलती है। आप मार काट कर सकते हैं, आप जीवन नहीं बना सकते। इसीलिए जो समाज है, जो ह्यूमैनिटी है, जो मनुष्यता है, उसमें तो जिजीविषा है आगे जीने की, उसमें जिजीविषा मरने की नहीं है, मृत्यु की नहीं है। तो इसलिए ये बहुत गहरा एक मसला है जिसको मैं सहमत हूँ सविता जी। हो सकता है कि ये दौर लंबा ना चले, लेकिन जब तक भी चलेगा तब तक पता नहीं। हिटलर का दौर भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, 10 साल 12 साल का था। 12 साल में उसने क्या कुछ कर दिया। तो ये इसको हल्के से भी नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है। हल्के से नहीं ले रही मैं आपको और तमाम ऐसे लोगों को जो प्रतिरोध कर रहे हैं करना, उनकी भी एक अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम किस चीज से टकरा रहे हैं, हम किस चीज को लेकर के प्रतिरोध कर रहे हैं, वो किस तरह की शक्ति है, ये भी तो हमें इसका अंदाजा होना चाहिए। हम उसको कहीं बहुत बड़ा आकार तो नहीं दे रहे। बिल्कुल। प्रोफेसर खालिद, अभी आपने प्रोफेसर खालिद, आपने मंटो का जिक्र किया, आपने गालिब साहब का जिक्र किया, हम लोग उसमें कबीर को भी जोड़ सकते हैं। आज ये अगर हमारे समाज में होते और वो जो कुछ लिखा है उन्होंने अगर आज रचते, तो पता नहीं ईश निंदा के नाम पर, ब्लास्फेमी के नाम पर उनके साथ क्या क्या हो रहा होता। तो ये समय तो बदला है। शायद वो समाज आज के समाज से, या उस समय की सत्ताएं आज की सत्ता से ज्यादा उदार रही हो, ज्यादा उसमें गुंजाइश रही हो इन तमाम कवियों, शायरों, लेखकों के लिए। तो आज की चुनौती को आज के संदर्भ में देखना जरूरी नहीं समझते आप? नहीं, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो जो ज़माना था, गालिब का ज़माना था, ख़ासतौर से आप देखिए कि जो गालिब का ज़माना था तो वो बहुत लिबरल था आज के ज़माने में। आप ये देखिए कि एक शेर है जो कि इस्लाम धर्म की जो मान्यताएं हैं या जो उसका विश्वास है उसके खिलाफ ही कहा जा रहा है। एक शेर नहीं कहे उन्होंने, तो 20 शेर कहे हैं इन्होंने। ऐसे ऐसे शेर कहे कि कहना चाहिए, वफादारी बशर्ते उस्तफारी अक्ल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। मतलब ये इस तरह के शेर उन्होंने कहे। और उनके जो दोस्त हैं
वो मुफ्ती हैं जो कि फतवा देते हैं, मुफ्ती हैं, और मुफ्ती फजलुद्दीन आदुर्दा उनके दोस्त हैं, और वो कहते हैं गालिब क्या शेर तुमने कहा, और वो दिल्ली के जो शाही इमाम हैं वो स्टेटस है उनका। तो गालिब बैठते हैं उनके साथ, ऐसे धार्मिक लोगों के साथ, ऐसे आलिमों के साथ बैठते हैं, शाम को अपना पैक भी लगाते हैं और ऐसे शेर भी कहते हैं, और वो सोसाइटी उनको एक शायर की हैसियत से कबूल करती है, एक कलाकार की हैसियत से कबूल करती है। लेकिन नहीं, मैं आगे चल वही के कह जो रहा हमारा हूँ ज़माना पड़ा, और ख़ास तौर से खालिद ये साहब, मैं ज़माना वही पड़ा कह रहा जिसके हूँ अंदर कि किसी आज जिस समय में हम रह अब रहे वही हैं, बात जिस कही, दौर में रह रहे हैं, क्या ऐसा लिखने से बच रहे हैं लोग, या लिखने की कुवत ही नहीं उनमें? नहीं देखिए, लिखा तो जा रहा है, लेकिन मैं अपनी ज़बान की हद तक कह सकता हूँ कि उर्दू उर्दू की पोजीशन तो बहुत देखिए वीक हुई है। मतलब जैसे उर्दू के मुकाबले में हिंदी ज़्यादा पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। हिंदी में साहित्य जो है वो ज़्यादा लिखा भी जा रहा है और ज़्यादा लोग उसको पढ़ने वाले भी हैं। तो उर्दू को तो इतने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उर्दू शायरी तो बहुत मकबूल है, मैं की कहूँगा, उर्दू पोइट्री तो बहुत मकबूल है, लेकिन वो मशायरों की शायरी है उससे आप ये मत समझिए। हालांकि मशायरे में भी अक्सर कुछ ऐसे शेर आ जाते हैं जिनमें कि वक्ती ताली बजा दी जाती है, जिसमें से के कहना चाहिए कि सत्ता के खिलाफ बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो सीरियस लिटरेचर है, कहानी है, नावल है, उपन्यास है, इसमें जो है वो ये कहना चाहिए कि उतनी तरह से लिखा जा रहा है। लेकिन शायद जो अभी सबसे पहले जो आपने कही बात, जो कि मुझे बिल्कुल मैं सहमत हूँ विभूति नारायण जी की बात, कि शायद पाठक भी नहीं है उस तरह से, और जो पाठक हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी तरह का है, क्योंकि हम इसी से तो निकाल के लोग आ रहे हैं, मतलब जिस समाज से लेखक आ रहे हैं उसी समाज से पाठक आ रहे हैं, अलग से तो है नहीं वो कोई। तो वो ये एक बहुत लंबा सवाल है कि पाठक जो हैं उनके अंदर क्यों नहीं कोई इस तरह की कोई संवेदना पैदा हो रही है। हालांकि अभी आप देखिए बुलडोजर कविताओं का जो एक पूरा दौर चला, अभी 1-2 महीने से जो है वो बहुत ही चर्चा में है, तो वो उर्दू में भी लिखी जाने लगी। बुलडोजर कविताएं हिंदी से शुरू हुई थी, राजेश जोशी की कविता तो बहुत ही मशहूर हुई थी, उससे फिर पूरा सिलसिला निकल हुआ, लेकिन बुलडोजर कविताएं अब उर्दू के अंदर, अभी एक बम्बई से रिसाला निकलता है उर्दू का बहुत अच्छा, इस बात उसने एक पूरा गोशा ही बुलडोजर कविताओं का निकाला है, जिसमें कि हिंदी की कविताओं का उर्दू में तर्जुमा किया है और उर्दू के लिखने वाले भी उसमें शामिल हैं। तो कर तो रहे जी हैं कोशिश, लेकिन मैं इस बात से जी। सहमत ज़रूर हूँ आपकी कि कुछ डरे डरे और कुछ सहमे सहमे राइटर हैं, क्योंकि इस समाज में देखिए लेखक की कोई इज्जत नहीं है, मेरा ख्याल है। हम लैटिन अमेरिका की आप बात कीजिए, इज्जत तो कमानी पड़ती है, लेखक को भी इज्जत कमानी पड़ती है, जोखिम उठाकर, अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर, ये तो करना पड़ेगा। है ये इससे वो बचकर तो बिल्कुल इज्जत नहीं आज़ादी है मिलेगी। जब कि वो समाज खतरे कासिर में को हो आगे बढ़े, और हाँ लेखक बिल्कुल, अपनी सुरक्षा के लिए जिस चिंतित हो, आखिर में तो लिखा है, भला वो कैसे वो हाँ उसको उसकी प्रतिष्ठा होगी। जी, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं विभूति जी से एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि मैं सीधे उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि ये जो आस्था का मामला है, आहत आस्था का मामला है, आस्था को सीधे चुनौती देने वाला साहित्य कितना रचा जाए, सीधे तौर पर उसको प्रश्नांकित करने के का सिलसिला क्या आपको हिंदी साहित्य में दिख रहा है? देखिए, लिखा तो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी खालिद साहब ने जिस तरह से बुलडोज़र कविताओं की बात की, लिखा बहुत गया है। अब उसमें कितना स्तरीय है, कितनी गुणवत्ता है, वो कितना लंबा चलेगा ये देखना है, क्योंकि जब तात्कालिकता के दबाव से आप लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे दौर में नहीं रह पाती। तो लिखा तो गया है, लेकिन देखिए ये बड़ी दिक्कत है इस समय हमारे समाज में कि असहिष्णुता बढ़ी है और कुछ भी बर्दाश्त करने का मात्रा धीरे धीरे कम हुआ है। लगभग वैसे ही जैसे छोटी कदकाठी के आदमी की वो का अहम बहुत बड़ा होता है, बहुत जल्दी आहत हो जाता है। तो हमारा समाज भी लग रहा है उसी तरह का हो रहा है, और बहुत वर्टिकली डिवाइडेड समाज हुआ है। जिस तरह से विभाजन हुआ समाज में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सन 47 में भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का विभाजन रहा होगा जो आज दिख रहा है। तो अब वो हम में से जो भी समझदार या सचेत या प्रगतिशील शब्द चाहे तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस धारा के लोग हैं, इसके खिलाफ लिख रहे हैं। अब उसका असर कितना पड़ रहा है, खासतौर से सत्ताधारियों पे कितना असर पड़ रहा है। अभी सविता जी ने एक किताब का जिक्र किया जिसे बुकर अवार्ड मिला,
और प्रधानमंत्री जो रिले रेस में कोई जीत जाता है, कोई बॉक्सिंग में जीत जाता है, कोई फिल्म में कुछ हासिल कर लेता है, तो उसको जाहिर है कि वो सबके बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे। ये उपन्यास भी उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, गीतांजलि श्री का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक औपचारिकतावश भी उन्होंने कोई उसमें बधाई नहीं दी। तो ये भी सही है कि बहुत सारे लोगों की उपेक्षा की जाती है, जिसमें इस किताब की उपेक्षा की गई है सत्ताधारियों द्वारा। तो ये कुल मिला करके मैं कोई निर्णायक कमेंट नहीं कर सकता। क्या आप मैं इतना स्वीकार करेंगे विभूति जी, जो प्रोफेसर खालिद ने स्वीकार किया है कि उर्दू लिटरेचर में थोड़ा डरे सहमे तो हैं लोग? देखिए, कारण ये है कि उर्दू लिखने वाला नहीं, आम मुसलमान डरा सहमा है। नहीं, खालिद क्योंकि साहब नहीं, ने यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ विभूति जी। हमने देखा है कि बहुत सारे हिंदी के लेखक कवि टीका त्रिपुंड लगाने लगे हैं, कलावा पहनने लगे हैं, ऐसे लोगों से पुरस्कार लेने लगे हैं जिनके हाथ रंगे हुए हैं। तो ये एक ट्रेंड हमारे समाज में दिख रहा है, लेखक समाज में। मैंने कहा ना कि हम बहुत बुरी तरह विभाजित हुए हैं। इस विभाजन का असर लिखने वालों पर भी पड़ा है। जो लिख रहे हैं, जिस तरह के आप सिंबॉलिक चीज़ें बता रहे हैं, वो अच्छा उनसे फ़ायदा हो रहा है। जो सत्ताधारी है वो इन सारे सिंबल्स को देख के खुश होता है, इनाम इकराम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो देखिए मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं। हमारे बहुत सारे लेखकों ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। हिंदी के कई बड़े नाम हैं जिन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सचमुच कमिटेड हैं, जो कुछ मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि लिखने के लिए किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है, अगर आप अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन किसी दूसरे के मन की बात नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके विरोध में खड़े दिख रहे हैं। ये अलग बात है। फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे इस रचनात्मक जो प्रतिरोध हमारा जो है, इसका कितना असर सत्ताधारियों पड़ता है, इसको लेकर के मेरे मन में शंका है। बल्कि मेरा अभी भी मानना है कि पत्रकारिता ज़्यादा असर डाल रही है, बजाय जी रचनात्मक लेखन में पत्रकारिता ज़्यादा असर डाल रही है। जी, मैं एक एक अंत में मिनट एक में बात कहना एक, चाहती हूँ हाँ जी जी, एक एक मिनट आप दोनों से अंतिम टिप्पणी। जी सविता जी। अभी जो बात कही गई ना कि वो टीका और कलावा बांधते हैं वो, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो कभी भी सीरियस लेखक नहीं रहे, उनमें हमेशा कमी रही है। और भले सत्ता के गलियारों में उनकी कोई पूछ हुई होगी, लेकिन साहित्य में उनके लिए कोई उस तरह का सम्मान नहीं है। ये तो आप जान के नहीं चलिए। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी प्रतिष्ठित लेखकों कवियों में से हैं। जो एक दो हैं, मैं समझ रही हूँ आपका इशारा, आप पाएंगे कि इतिहास में उनका भी कुछ फैसला हो ही जाएगा, अभी भले ना हो रहा हो। साहित्य हमेशा से सत्ता के विरोध में रहा है, और इसीलिए उसको रहना भी चाहिए। क्रिटिसिज्म जो है वो लिटरेचर की आत्मा है, मैंने एक जगह कहीं कहा है। इसलिए अगर आप जी अपने पूरी समझ में क्रिटिकल नहीं है, तो आप अलग से साहित्य में थोड़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। आप जो साहित्य पैदा करेंगे वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, और अंत में उसको भुला भी दिया जाएगा। मेरा तो अपना इतना ही मानना है। जी, प्रोफेसर खालिद, एक मिनट में अपनी टिप्पणी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, लेखक का काम तो ये है कि वो अपने ज़माने की जो मुसीबतें हैं, जो मसाइब हैं अपने ज़माने की, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, या वो अस्तित्ववादी प्रॉब्लम हो जो कि उसी से पैदा होती हैं, वो मतलब मैं उन दोनों चीज़ों को अलग नहीं देखता, उनमें वो शामिल रहे। जब तक कि वो उसमें शामिल नहीं रहेगा, तब तक तो साहित्य का कोई माने नहीं होती, क्योंकि साहित्य शून्य में नहीं पैदा होता। लेकिन ये कहना कि कौन सा साहित्य आगे चल तक आगे भी मतलब जिंदा रहेगा, यानी जब ये कहा जाता है कि तात्कालिक एक वैल्यू होती है किसी चीज़ की, और एक ये होती है कि देश काल से परे हो जाए। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि प्रेमचंद की कहानी थी कफन, तो कफन अब उस ज़माने में लिखी गई थी, लेकिन कफन आज इतना ज़माना गुजर जाने के बावजूद भी, 90 साल गुजर जाने के बावजूद भी, वो कहानी आज भी रेलिवेंट है। तो लेकिन लेखक को ये पता नहीं होता है कि उसकी कोई जो कृति है वो आगे देश काल से परे हो के अमर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसलिए लेखक का जो काम है, वो मेरा ख्याल काम ये है कि अपने ज़माने के मसाइब में, अपने ज़माने की मुसीबतों में वो हमेशा शामिल रहे और वो लिखता रहे। क्योंकि जब वो लिखता है तो उसको कुछ पता नहीं जी होता है कि ये आगे ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, लेकिन अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए उसको लिखना ही होगा सत्ता के खिलाफ।
और ये जो जी। दूसरी आस्थाएं हैं, क्योंकि राइटर का काम सिर्फ अगर एक ही आस्था के फेवर में लिखना है, एक ही आस्था उसके पास है कि अगर मनुष्य के अंदर आस्था है तो उस आस्था का तो साथ दे, लेकिन जो आस्था के नाम के ऊपर आस्था नहीं है, अटंबार है, कर्मकांड है, उसके ऊपर हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि रखे। जी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे लेखक समाज में भी इन जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनको लेकर भयाक्रांत होने के बजाय वो इनसे मुकाबला करने की, उनसे टक्कर लेने के लिए तैयारी रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस दिलचस्प चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। महान रंगकर्मी पीटर ब्रुक का हाल में निधन हो गया था। वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज उन्हें उनकी मशहूर प्रस्तुति महाभारत के जरिए याद करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से उनके 9 घंटे के नाटक ने उन्हें गर्व से भर दिया था और वो 1 इंच ऊंचा महसूस करने लगे थे। देखते हैं उनका वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज़। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं आज एक महान रंगकर्मी पीटर ब्रुक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिनकी पिछले सप्ताह पेरिस में मृत्यु हुई। वे ब्रिटिश मूल के रंगकर्मी थे। 20वीं सदी के महान रंग निर्देशकों में उनका नाम गिना जाता है और भारत में उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा उनके एक बड़े रंग प्रयत्न के कारण है जो उन्होंने महाभारत को लेकर किया। जहां तक मैं जानता हूं, भारत में शास्त्रीय और लोक और आधुनिक सभी किस्म की परंपराओं में महाभारत से अनेक अंश लेकर नाट्य प्रस्तुतियां होती रही हैं। नाटक भी लिखे गए हैं, अंधा युग जैसे हिंदी में। लेकिन पूरे महाभारत को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न कम से कम भारतीय रंग परंपरा में कभी नहीं हुआ, ऐसी मेरी समझ है। और ये काम पीटर ब्रुक ने किया। पीटर ब्रुक से मेरा निजी परिचय 1982 में हुआ, जब वो हमारे निमंत्रण पर भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर आए। उद्घाटन के बाद उन्होंने एक रंगशाला भी की, जिसमें उस जमाने के श्रेष्ठ भारतीय रंगविद शंभू मित्र, हबीब तनवीर, विजया मेहता, बाबा कारंत, नेमीचंद्र जैन आदि शामिल हुए थे। महाभारत देखने का उसके प्रीमियर पर मुझे निमंत्रण मिला और मैं गया। वो मेरे जीवन का संभवतः सबसे मर्मस्पर्शी, सबसे गहरा, सबसे अभिभूत करने वाला अनुभव था। आवेन्यू एक पुराना शहर है, जहां एक जमाने में रोमन कैथोलिक ईसाइयत की राजधानी थी। वेटिकन से स्थानांतरित होकर और 100 वर्षों से अधिक वो रोमन कैथोलिज्म की राजधानी रही। इस शहर में एक बड़ा समारोह होता है इन्हीं दिनों, जुलाई में। उसमें लगभग 400 प्रस्तुतियां होती हैं, रंगमंच, कविता, संगीत, नृत्य आदि की। तो उस वर्ष यानी 1985 में शायद फेस्टिवल दी आवेन्यू में महाभारत की पहली प्रस्तुति पीटर ब्रुक ने की थी। और ये प्रस्तुति एक पत्थर की
खदान में थी, एक बहुत बड़ी खुली हुई खदान अधबीच में छोड़ दी गई, और वहां वो लगभग 16 किलोमीटर दूर थी, और रोन नदी पर नाव से हम लोग वहां पहुंचे थे। और ये जो महाभारत की प्रस्तुति थी, इसकी अवधि 9 घंटे की थी। लगभग 2-2.5 घंटे में एक खंड पूरा होता था, फिर थोड़ा सा अंतराल होता था, फिर शुरू होता। तो ये डिनर से ब्रेकफास्ट तक की प्रस्तुति थी। उस समय, उस शुभारंभ के समय, यूरोप के सभी नामचीन सांस्कृतिक हस्तियां मौजूद थीं। एक बहुत बड़ा रोमांच सा हो रहा था। महाभारत एवेन्यू में, पत्थर की एक खदान में, 16 देशों के 21 अभिनेताओं द्वारा किया जा रहा नाटक। इसका आलेख तैयार किया था प्रसिद्ध फिल्म आलेखक, और वो स्वयं भी एक रंगकर्मी थे, शाक्लोद कार्ये ने। और जो अंश चुने गए थे, उनमें महाभारत का सत्व पूरी तरह से शामिल था। महाभारत में जो विषमताएं, विपथगामिता, धर्म और धर्म से च्युति, धर्म युद्ध और युद्ध की व्यर्थता, मानवीय संबंध, उनकी विडंबनाएं, सच और झूठ के बीच घटता अंतर, ये सब अपनी पूरी सघनता में उस प्रस्तुति में था। वो एक महान मानवीय गाथा थी जो सदियों पहले भारत में कही गई थी, लेकिन जो अपने आशयों में, अपनी अंतर्ध्वनियों में, अपने सत्यापन में, अपनी कल्पना में मानव मात्र की विडंबना की कथा थी। तो पहली बार ये तो सुनता आया था, जैसा कि हम सब लोग सुनते आए हैं, कि जो भारत में नहीं, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, वो कहीं नहीं। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। उस प्रस्तुति को देखकर मुझे लगा कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत ने किसी न किसी रूप में अपने में शामिल नहीं किया है। मनुष्य की विडंबनाएं, उसका हर्ष विषाद, उसकी आकांक्षाएं, उसकी नैतिक बोध, उसका नैतिक क्षरण, जय पराजय, उदासी, निराशा, विश्वासघात, ऐसा क्या है संसार में, मनुष्य के संसार में, जो महाभारत में नहीं है किसी न किसी रूप में। तो पहली बार मुझे एक भारतीय होने का एक तरह से गर्व हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा कद 1 इंच ऊंचा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि ये ऊंचाई मुझे दी पीटर ब्रुक ने, एक विदेशी ने, एक अंग्रेज ने, जिसने इस कथा को एक तरह से सदियों बाद सजीव कर दिया अपनी पूर्णता में। पीटर ब्रुक का रंगमंच राजनैतिक रंगमंच नहीं था, नैतिक रंगमंच था। वो एक तरह का महाकाव्यात्मक रंगमंच था, चाहे उन्होंने शेक्सपियर किया हो, महाभारत किया हो, अत्तार का वो जो पक्षियों का सम्मेलन है वो किया हो, उन सब में एक महाकाव्यात्मक तत्व है। और पीटर ब्रुक
रंग कर्म के लिए किसी भी जगह को रंग स्थल में बदल सकते थे। ये उनकी अद्भुत प्रतिभा और कल्पनाशीलता थी। जैसा मैंने बताया, महाभारत ही एक पत्थर की खदान में होता, तो एक प्रागैतिहासिक सा परिदृश्य बनता है और धीरे धीरे वो प्रागैतिहासिकता, मिथकीयता, ऐतिहासिकता, आधुनिकता सब में बदलती जाती है। और ये कायाकल्प होना आप अपनी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। ये बहुत बड़ा उपहार था जो मुझे मिला। पीटर ब्रुक ने इस तरह के प्रयोग अफ्रीका में जंगलों की थोड़ी सी सफाई करके जंगल में, किसी गुफा में, कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य की गाथा, मनुष्य के जय पराजय, आशा निराशा, आकांक्षा, विफलता की कथा किसी भी जगह कही जा सकती है। और ये कि कोई भी कथा अंतिम नहीं है, जैसे कि कोई भी सत्य परम और अंतिम नहीं। वर्षा ऋतु आती है तो बहुत सारे लोग हर्षित होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए वर्षा कष्टकारी भी होती है। बहुत सारे कवि कविताएं लिखने लगते हैं, तो व्यंग्यकार कुछ और नजरिए से देखता है, कुछ और रचता है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में बारिश को विभिन्न कोणों से देखते हुए कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। मेरी अगली रचना है, ये बारिश को लेके है। मानसून आ गया है और बारिश को एक व्यंग्यकार किस नज़र से देखता है। कवि अपनी अलग नज़र से देखता है, पत्रकार अपनी अलग नज़र से देखता है। हम कैसी नज़र से देख रहे हैं, एक अलग नज़र से देखा हुआ बारिश को आप देखिए। सांप और सावन की घटा, ये शीर्षक है रचना का। सुनाते हैं। घिर गईं काली घटाएं, बादल कड़के टप टप करके बूंदें गिरने लगी। ढोर खुश हुए, ढोर खुश हुए कि हरी घास की संभावनाएं हैं, और जो ढोर नहीं थे वो भी खुश हुए। हरी घास के अलावा भी चीजें हैं जो खुशी देती हैं। अरे आज पिएंगे, अंग्रेजी देसी जो मिले पिएंगे। अरे ढोर क्या जाने यार कि घटाएं छाने पर पीने का क्या आनंद होता है। कवि कहता है कि काली घटा छाने पर ये अजब अघट घटी कि ढोर और अढोर दोनों ही बराबर से हर्षित भये। काली घटा गहराई और सुअर प्रसन्न हुए। सुअर प्रसन्न हुए, काली घटाएं आई, हर्षाए, हर्ष में गुरगुराए, गुरगुराए। अब मचेगा कीचड़ ही कीचड़, अब छपछप मचेगी, किचकिच मचेगी। सुअर खुश हैं, सुअर खुश हैं, मच्छर भी खुश हैं। गा रहे हैं भिन भिन की स्थायी धुन पर पावस गीत गा रहे हैं। सुअरों की पीठ पर बैठकर घूम रहे हैं मच्छर नाली नाली। पर्यटन को बढ़ावा देने का मौसम आ गया। मच्छरों के घर सोहर गीत गाए जा रहे हैं। आहा, अब बरसेगा पानी, अब भरेंगे डबरे, उफनेंगे नाले, जचकी करेंगी मच्छरों की घरवालियां। मच्छरों की नई पीढ़ी उतरेगी इन घटाओं से। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नालियों को तुम संभालना, कीचड़ को तुम कायम रखना, कष्टों में भी गुनगुनाना, भिन भिनाना, साथी हाथ बढ़ाना और मारना डंक। मच्छरों के पेट में बैठा हुआ मलेरिया भी हर्षित है, और झुग्गी बस्ती के पास दुकान जमाए एक बैठा हुआ नीम हकीम डॉक्टर भी हर्षित है कि अब फैलेगा मलेरिया। अरे अब फैलेगा मलेरिया, कब कब आएंगे लोग, मजदूर, रिक्शे वाले, और आएंगे ठुकवाने मलेरिया की सुई। घटा गिरी तो डॉक्टर प्यार से स्टेथोस्कोप पर हाथ फेरने लगा, जैसे चक्कू की धार देखकर देख रहा हो कोई कसाई बकरे को आता हुआ देखकर। कवि पुनः कहता है कि काली घटा देखकर
ढोर, सुअर, मलेरिया और डॉक्टर, सभी को ऐसा आत्मिक आनंद हुआ कि कहीं न जाए का कहिए। तो फिर घेर आईं सावन की घटाएं, और जब घटाई तो सभी हर्षित नहीं हुए, कुछ लोग घबराए भी। चिंतित हो उठे नाली के कीड़े, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नाली में घर बना है, तो नाली में घर बनाना तलवार की धार पर चलना है भाई साहब। आ रही है बरसात, उफनेगी नालियां और बह जाएंगी कीड़ों की बस्तियां, साथ ही बहेंगी दरिद्रों की झोपड़ियां और झुग्गियों की बस्तियां, सब बह जाएंगी। तो आदमी बह जाएगा कीड़ों की तरह, परंतु आदमी से ज्यादा चिंतित है नाली के कीड़े की बह न जाए आदमियों की तरह, हो न जाए उनकी तरह बेघर। यहाँ तो कीड़ों के लिए आदमियों जैसा रिलीफ कैंप भी नहीं लगता, जहां कम से कम आदमी को सड़ी हुई डबल रोटी और कीड़ों वाला सत्तू मिल तो जाता है। सत्तू में पनप रहे कीड़े भी गोदाम के बोरों में बैठे घबरा रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाए और सत्तू के पैकेट बाढ़ के पानी में जा गिरे तो बहते पानी में कहाँ पहुंचेंगे। अनजाने देश, परदेशी लोग, आ गई बरसात, अपनी जड़ों से उखड़ गए कीड़े, विस्थापित हुए कीड़े, और विस्थापित हुए कीड़े मकोड़ों से आदमी भी। बाढ़ में बहती बस्तियां, बाढ़ में बहते कीड़े, बाढ़ में मरते आदमी, बाढ़ में डूबती उतराती लाशें आदमियों की। कवि कहता है कि जड़ों से उखाड़ देने वाली बरसात आने को तत्पर है, और सावन की घटाएं देखकर कीड़े और कीड़ों से बदतर जीवन जीने को अभिशप्त आदमी दोनों सघन चिंताओं में पड़ गए। भर गया कच्चे घरों में पानी, रिस रही है चौतरफा झोपड़ी। कब से साध है कि कबीलू बदलवा दे प्रेमचंद का किसान। प्रेमचंद गुजर गए पर कबीलू नहीं बदला उसका आज तक। चू रही है झोपड़ी, बरस रही है बरखा टूटी खटिया पर, बुझे हुए चूल्हे पर, टूटी पनही पर, फटी धोती पर, ज्वार की बासी रोटी पर, भूखे पेट पर, दरिद्रता पर, दहशत पर। भर गया बिलों में पानी। निकल पड़े सांप लहराते हुए मेंढकों की तलाश में। मिले तो गपक लें, और मेढक क्यों ना मिले, बेवकूफ टर्रा रहे हैं, आओ आओ खाओ। बह गया, भर गया बहस का गंदला पानी। विधानसभा में, लोकसभा में बाढ़ राहत पर बयान दीजिए। हमारे इलाके में चाहिए बाढ़ राहत, हमारे में भी। अरे भाई, सबको मिलेगी, सबको खाने को मिलेगा, हराम का बंटने वाला है। घटाएं देखकर सांप की तरह निकल पड़े हैं राहत कार्य में पैसा पीटने वाले। उधर बाढ़ में घिरे लोग टर्रा रहे हैं मेंढकों की तरह, और लहराते आ रहे हैं सांप। नौकाओं में, हेलीकॉप्टरों में, बयानों में, फाइलों में, झूठे वाउचरों में राहत कार्य का एक महाभोज जारी है। रिमझिम में जीम रहे हैं अफसरान, छुटभइये दलाल। इस वर्ष बड़ा अच्छा रहा, पहले सूखा फिर बाढ़। वाह भाई, ईश्वर की माया। कवि कहता है कि आसमान की छाई घटा को देखकर अफसर और सांप दोनों ही आस्तिक हो जा रहे हैं कि हे भगवान, बहुत अच्छा किया। सावन में भी अब यहाँ पर व्यंगकार को लानत दी जा रही कि सावन में भी तू सुअर, मच्छर, कीचड़ और सांप ही देखता है रे। अरे कहीं डूब मर, तू ऐसा मौसम में कवि क्यों नहीं बन जाता। देखो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं गा रहे हैं लोग। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।